नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी और आपने जो अपने टारगेट सेट किए हैं उनको पूरा करने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब त्योहार का सीजन आने वाला है। बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं और आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है थोड़ी बहुत, जो कि होगी ही। तो बेटर है कि आप अभी थोड़ा अपने एफर्ट्स को और तेज कर दीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है अभी आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लीजिए। आपको पता है फिर 2 से 3 दिन तो आपके जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाता है। लेकिन भाई जो आपके माइंड में जो आपके जो सोचा है कि जो आपको जॉब लेनी है, जो आपको वर्दी लेनी है, उसके लिए तो वैसा पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें होने क्या वाला है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको करा रहे हैं। और आज की जो पीवाईक्यू है ना, इसमें जो करंट में भी यूपी पैट का एग्जाम चल रहा है, उसके भी क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिसके आपको करंट क्वेश्चंस का आइडिया मिल सके। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्मेट में लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। चयन मंत्रा के नाम से मिल जाएगा आपको, या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड करी है पीवाईक्यू, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा जब आप यूट्यूब पे देखोगे। और इसके भी अलावा आपकी सुविधा के लिए आपके हर सुविधा का ख्याल रखा गया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्विज के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। चयन मंत्रा के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। तो चलिए, तैयार हो जाइए, अपने हाथों को एकदम खोल लीजिए, हाथ मुंह धुल लीजिए अगर नहीं धुले हैं तो। बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस की तरफ, अपना टाइम बिना गवाए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो हिंदुस्तान गदर पार्टी थी 1913 में जो बनी थी भाई साहब, उसके हेडक्वार्टर कहां पे थे? बताइए। जो हमारा इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था, यानी कि हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसके हेडक्वार्टर थे कहां, मुख्यालय कहां थे? दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता या सैन फ्रांसिस्को? आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक पढ़ी है हिस्ट्री का तो आप लगा जाओगे इसको। एक ऑप्शन आपको बहुत अलग लग रहा होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को। अच्छे से याद रखना, कहां थी भैया? सैन फ्रांसिस्को थी। अब सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। हमारा जो आजादी का आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे इंडियंस, जो कुछ इंडियंस थे जो यूएसए में रह रहे थे, उन्होंने क्या करा भाई साहब? गदर पार्टी की स्थापना करी इंडिया के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए। अच्छे से याद रखना, जो इंडिया के अंदर, और इन्होंने ये कहा कि अगर हमें हथियार भी उठाने पड़े तो वो भी वाजिब है, उसमें कोई गलत नहीं है। इसके एक बहुत ही ज्यादा की मेंबर थे, याद रखिएगा, लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल आपसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा, हरदयाल जी के बारे में याद रखिएगा। हरदयाल, ठीक है, हरदयाल सिंह, इनके बारे में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना। ये तो ये हो गया अच्छे से। अब दिल्ली में क्या चल रहा था भाई साहब? तो देखिए, दिल्ली में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, तो एक बहुत बड़ा केस था, आपको याद होगा 1929 में। 1929 के अंदर क्या था भाई साहब? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा अगर बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है तो। इसमें क्या हुआ था कि वन ऑफ द लेजेंडरी, आपको पता होगा, वन ऑफ द लेजेंडरी सरदार भगत सिंह साहब और बटुकेश्वर दास के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब जब ये बॉम्ब फेंका था ना, तो दो बिल थे जिनपे क्या चल रहा था भाई साहब? डिस्कशन चल रहा था। आपसे उन बिल्स का नाम पूछा जा सकता है कभी भी, अक्सर पूछा जा, कई बार पूछ लिया जाता है। एक आपका बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दो बिल पे डिस्कशन हो रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल था एक आपका, इसको मत भूलना बिल्कुल, कभी आपसे आ जाए तो। एक आपका पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा आपका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों पे डिस्कशन चल रहा था, बिल्कुल मत भूलना। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये दोनों पे डिस्कशन हो रहा था उस टाइम पे। अगर बात करें लाहौर की, तो भाई साहब लाहौर में, लाहौर किस लिए जाना जाता है? तो इसी टाइम पे क्या हुआ था भाई साहब? लाहौर के अंदर 1929 के अंदर लाहौर में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अच्छे से याद रखना, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी कि भाई साहब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। अब रावी नगर के किनारे स्लोगन लगाया गया जय हिंद का, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया गया था। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। अगर यहीं अगर मैं आपसे बात करूं कलकत्ता, कलकत्ता किस लिए फेमस है? आपको पता है कलकत्ता हमारी फॉर्मर कैपिटल है। दिल्ली से पहले क्या होता था? कलकत्ता हमारी कैपिटल हुआ करती थी। दिल्ली हमारी कैपिटल कब बनी? 1911 में। 1911 में भाई साहब दिल्ली कैपिटल बनी। बनी कैसे? बहुत बड़ा सीन है इसके पीछे भी। क्या सीन है आपका? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। उस टाइम के लंदन, यानी कि आपके इंग्लैंड के जो राजा थे वो आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, उनकी वाइफ मैरी के साथ में। जब उन्होंने आके यहाँ पे क्या करा था भाई साहब? दिल्ली को कैपिटल बनाया था।
इससे पहले कोलकाता हुआ करती थी, याद रखना। अब कोलकाता के अंदर एक और चीज फेमस है बहुत ज्यादा, 1757 सबको पता है, ठीक है। लेकिन 1757 की जो क्रांति हुई थी ना, अरे 1757 की जो क्रांति हुई थी, उसका कहीं ना कहीं जो कॉज था वो 1756 में छुपा था। 1756 में क्या हुआ था? 1756 में हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसको बिल्कुल मत भूलना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या था भाई साहब, कि कुछ ब्रिटिश सैनिक जो उस टाइम के बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके यहाँ पे भाई साहब कुछ इलीगल गतिविधि कर रहे थे। इस वजह से उनको क्या करा, सिराजुद्दौला की सेना ने आके एक कोठरी में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 146 सैनिक थे। उसमें से 123 मर गए, क्योंकि कमरा बहुत छोटा था, सफोकेशन की वजह से मर गए। अब इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए और इसका बदला लेने के लिए जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या करा भाई साहब, 1757 की क्रांति हुई थी, आप सभी को 1757 की क्रांति हुई थी, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा मैंने बना 15 जुलाई 1913 को इसकी स्थापना करी गई। और जो गदर जो था, एक क्या था भाई साहब, एक न्यूज़पेपर भी था, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को के अंदर एस्टोरिया नाम की जगह थी, वहां पे किया गया। सोहन सिंह भाकना कौन थे, इसके हेड थे। या फ्लैग देख सकते हो, इस पार्टी का जो था फ्लैग था, ये भी याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आपसे, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कहां पर है, यानी कि इरडाई, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर, पहले अगर होता आप गलती कर जाते, क्योंकि पहले था दिल्ली, अभी हो चुका है हैदराबाद शिफ्ट, याद रखिएगा, अभी नहीं हुआ है, काफी टाइम पहले हुआ है, बताएंगे। अब बात करें इरडाई की, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपसे फुल फॉर्म भी आ सकता है, IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको देखती है, लाइसेंसिंग करना, जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उनके हित को प्रोटेक्ट करके रखना, और जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो इलीगल तो नहीं है, इन सारी चीजों को देखना क्या है भाई साहब। और जो इंश्योरेंस किया है उनको एश्योरेंस देना कि भाई आपका जो पैसा है वो डूबा नहीं है, मारा नहीं जाएगा। ये सारी चीजें कौन देखता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। किसके अंदर आती है भाई साहब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, 1999 में बनी थी, याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। बात करें चेन्नई में किसके हेडक्वार्टर हैं, तो आपने एक देखा होगा GI टैग, ठीक है, भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन जो दिया जाता है, जो 10 साल के लिए दिया जाता है, इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सॉरी चेन्नई में है। दिल्ली में हेडक्वार्टर किसके हैं भाई साहब? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपका बहुत ज्यादा आपने जाना होगा भाई साहब, UPSC के भी हेडक्वार्टर कहां पड़ते हैं? धौलपुर हाउस, दिल्ली के अंदर। मुंबई में किसके हेडक्वार्टर हैं? तो भाई साहब मुंबई में आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपका HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, इसके भी हेडक्वार्टर कहां पड़ेंगे? आपके मुंबई के अंदर पड़ेंगे, ये बिल्कुल मत भूल जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर जिस किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन है भाई साहब, अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रही हो तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, आपकी सुविधा का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है, 1999 में बना था। अगर आगे बात करें तो देवाशीष पांडा जो एक IAS ऑफिसर हैं, वो इसके हेड हैं, यानी कि चेयरमैन है, भूलना मत इस चीज को। पहले दिल्ली हुआ करते थे, 2001 में कहा कर दिए भाई साहब? हैदराबाद ट्रांसफर कर दिए, भूलना मत। जैसा मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। और ये क्या है? एक स्टैच्यूरी बॉडी है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, ये क्या है? एक स्टैच्यूरी बॉडी है। दो तरह की बॉडी होती है, एक स्टैच्यूरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और UPSC का, ये हो गई वो। स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के अंदर एक्ट लाके बनाई जाती हैं, ठीक है, याद रखना, ये होती है स्टैच्यूरी बॉडी। तो ये स्टैच्यूरी बॉडी है, ये इसका लोगो आप यहाँ देख सकते हो। अगले क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, ये है जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है ना, वो किससे रिलेटेड है? इंडिया के अंदर जो गोल्डन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसने किस सेक्टर को रिवाइव करा था, किस सेक्टर को बढ़ावा दिया था, बताइए जरा। तो देखिए क्या है, हनी या हॉर्टिकल्चर, बीट या राइस, या फिर आपका मिल्क प्रोडक्शन, या फिर आपका फिश प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? हनी एंड हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर है हनी एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सिंपल मतलब ये होता है कि जो बागान होते हैं, यानी कि जो बगीचे होते हैं, उनको अच्छे से बढ़ाने की, उगाने की जो प्रक्रिया है, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बात करें बीट की, तो भाई साहब बीट के लिए हुआ था आपका कौन सा? बीट और राइस के लिए कौन सा हुआ था? ये हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिल्कुल मत भूलना। अब बात करें इसके फादर कौन थे, तो भाई साहब इसके फादर थे MS स्वामीनाथन, ये भी याद रखना, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कहीं भी पूछा जा सकता है। बात करें मिल्क प्रोडक्शन की,
तो भाई साहब देखिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हमारा हुआ था, यहाँ आपके लिए देखते हैं, पेन चेंज करेंगे। ये देखिए अभी हम बात करने जा रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन की। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन, अच्छे से याद रखिएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद रिवॉल्यूशन, सफेद क्रांति बोल सकते हो इसको, इसको हरित क्रांति बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसके फादर कौन थे, इसके फादर थे वर्गीज कुरियन। इनके बारे में भी याद रखिएगा, इन्होंने स्टार्ट करा था ये, वर्गीज कुरियन। हो सकता है आपको नाम अजीब लगे लेकिन भाई नाम याद करने पड़ेंगे। और इन्होंने क्या इसके लिए ऑपरेशन भी लॉन्च करा था, क्या नाम था ऑपरेशन का, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। अब देखिए आपको यहां समझना पड़ेगा ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। किससे, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग है, मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फिसके प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, इसको पेसिकल्चर बोलते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ही प्रोडक्शन होते हैं और ऐसे ही क्या कहते हैं हमारे जो रिवॉल्यूशन है ये है, उनके बारे में चलिए जान लेते हैं जरा, आपकी जानकारी को और पक्का कर देते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा मैंने बोला व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, पेसिकल्चर फिश के प्रोडक्शन के लिए है, अच्छे से याद रखना। और हमारा ओलेरी कल्चर किसके लिए हो गया भाई साहब, वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां जो आप लोग खाते हो उसके रिगार्डिंग है। पॉमी कल्चर आपका किससे, हमारा फ्रूट कल्चर यानी कि फ्रूट को उगाना। पैटी कल्चर किसके लिए भाई साहब, ग्रेप्स को उगाना, वो भी किस लिए, मेनली जो वाइन बनाई जाती है पीने के लिए, उनके लिए। और हमारा फ्लोरिकल्चर किसका, जो फ्लावर्स होते हैं यानी कि जो जो फूल होते हैं, और जो ऑर्नामेंट यानी कि ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजाने वाली चीजें, उनकी उनसे रिगार्डिंग है हमारा कौन सा, आपका फ्लोरिकल्चर। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज अननोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस टाइम पे ऐसा कौन सा जानवर था वो उसको जिसको नहीं जानते थे इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिप, बुल, बफेलो या फिर हॉर्स यानी कि घोड़ा, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए आप अटेम्प्ट करिए, बताइए जरा इसका राइट आंसर होगा क्या। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा घोड़ा यानी कि हॉर्स। हॉर्स, हॉर्स नहीं होता, हॉर्स होता है, ठीक है। क्या होगा, हॉर्स होगा। बाकी बात करें भेड़, तो भाई साहब भेड़ तो पालते थे। और बुल, तो बुल के तो आपको बहुत ज्यादा डिपिक्शन यानी कि बहुत ज्यादा सिंबल्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, इसको बहुत ज्यादा पालते थे ये लोग, अच्छे से याद रखिएगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला यानी कि पहली साइट कौन सी थी जो खोदी गई थी। तो भाई साहब वो थी आपकी हड़प्पा, याद रखना बिल्कुल, वो आपकी थी हड़प्पा, बिल्कुल मत भूलना। 1921 में उसको एक्सकेवेट किया गया था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी, नाम मत भूलना, रिमेंबर द नेम, सुना होगा आपने अक्सर डायलॉग ये। तो दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है, ये टीम को लीड कर रहे थे। और एएसआई के हेड कौन थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग के हेड थे जॉन मार्शल। फिर इसके बाद में जो सेकंड साइट थी वो थी मोहनजोदारो, वो आपकी थी मोहनजोदारो वो आपकी थी मोहनजोदारो, जो आरडी बनर्जी ने खोजी थी। किसने खोजी थी, आरडी बनर्जी यानी कि रखलदास बनर्जी, इनका भी नाम याद रखिएगा, आरडी बनर्जी। कब भाई साहब, 1922 के अंदर, ये भी मत भूलना, ठीक है। आरडी बनर्जी के द्वारा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन अगर हम बात करें कौन सा है, उच्च न्यायालय का नाम बताइए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों पर पड़ता है। यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, वो किसके जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, किस कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, दिल्ली के अंदर आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार है, दिल्ली से चल रहा है और यूनियन टेरिटरी है। अगर ऐसा करोगे ना तो आपसे मतलब अनर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि पहले तो ये दिल्ली वो हाई कोर्ट लिखा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है ना कि वो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका कोलकाता हाई कोर्ट, याद रखना बहुत अच्छे से, बिल्कुल मत भूल जाना इस चीज को, कोलकाता हाई कोर्ट होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे बात करें कोलकाता हाई कोर्ट की, तो इंडिया का पहला हाई कोर्ट था, फर्स्ट फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया, याद रखना इस चीज को, फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, है आपसे पूछा जा सकता है। 1862 में बना था भाई साहब। आपसे पूछा जाए कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर, तो सबसे नया हाई कोर्ट है आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हाई कोर्ट, जो 2019 में बना था, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। ये देखिए आप यहां देख सकते हो, एकदम कलकत्ता हाई कोर्ट का फोटो देख सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट कब बना भाई साहब, 31 अक्टूबर 1966 में बना। मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में बना। आंध्र प्रदेश का सबसे लेटेस्ट है जो 1 जनवरी 2019 में बना। और कलकत्ता का 1862 में बना, लेकिन मद्रास वाले से पहले बना। पहला हाई कोर्ट
आपका कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, अच्छे से याद रखना। लेटेस्ट हमारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में, तो इन दोनों का अभी कॉमन हाई कोर्ट है, याद रखना, जो कि 2019 में बना था। इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल भाई साहब 25 हाई कोर्ट हैं, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, यानी कि जो हमारा इनर सोलर सिस्टम है उसके अंदर इकलौता डॉर्फ प्लेनेट कौन सा है? अब आप कहोगे अब आपको इसमें बहुत सारी चीजों को जानना पड़ेगा। एक तो डॉर्फ प्लेनेट क्या होता है, दूसरा इनर सोलर सिस्टम प्लेनेट क्या होते हैं, और आउटर सोलर प्लेनेट क्या होते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो इसका आंसर देखिए, तो इसका पहला आंसर होगा आपका सीरीज, इसको याद रखिएगा। पहले तो यहाँ ये समझिए कि चारों के चारों नाम जो है चारों डॉर्फ प्लेनेट है, यानी कि बौने ग्रह हैं, याद रखिएगा इनके बारे में। अगर मैं बात करूं प्लूटो के बारे में, तो भाई साहब प्लूटो क्या है? प्लूटो 2006 में, 2006 तक तो ये एक प्लेनेट था, 9 प्लेनेट माने जाते थे। फिर बाद में इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कहां पड़ती है भाई साहब? पेरिस के अंदर पड़ती है, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है इसके। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी जो गतिविधियां है ना, उनमें कुछ विचित्रता पाई गई कि भाई साहब ये जो बाकी के प्लेनेट है ना उसके करेक्टर से अलग है, उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बौना ग्रह डिक्लेयर कर दिया। बात करें मेक तो भाई साहब ये भी एक ड्वार्फ प्लेनेट है, ये भी एक ड्वार्फ प्लेनेट है यानी कि बौना ग्रह है। बात करें हाउमेया की, तो ये भी एक ड्वार्फ प्लेनेट है, इसको ही मत भूलना। कहां पढ़ते हैं भाई साहब? ये आपके कहां पढ़ेंगे? ये सारे के सारे कुइपर बेल्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पढ़ेंगे? कुइपर बेल्ट के अंदर पढ़ेंगे, बिल्कुल मत भूल जाना, इस चीज को भी याद रखने वाली चीज है। अब देखिए ये मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं कि कुइपर बेल्ट क्या होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है, इन सारी चीजों को। तो देखिए अपने मैप में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका सन, ये आपका हो गया मरकरी, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून के बाद पहले प्लूटो आता था, प्लूटो तो हटा दिया गया है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता आने का। अब देखिए जब बिग बैंग हुई, यानी कि जब हमारे सोलर सिस्टम का उद्गम हुआ है वो कैसे हुआ है? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेत्र ने दी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब जो मतलब एक कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ढेर है, कोई मान लीजिए कोई ढेर है, मतलब कोई एकदम ऐसी सब सारी चीजें अनइवन थी। जब बिग बैंग हुई यानी कि ब्लास्ट हुआ बहुत ज्यादा, तो जो हल्के मटेरियल्स थे वो दूर गए, पास में ज्यादा मटेरियल रह गया, तो उनसे क्या है जो प्लैनेट्स बने, तो इनको हम बोलते हैं, इससे ये जो बेल्ट है ना ये वाले, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, ठीक है। इनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट, ठीक है, यानी कि आंतरिक ग्रह, इनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट। और इन चार को बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट, ये भी याद रखिएगा, ये आउटर और ये इनर प्लैनेट। अच्छे से समझ आ गए आपको? अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब जो आपका सीरीज है ना वो इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं इसको, अच्छे से याद रखिएगा, एस्टेरॉयड बेल्ट, इसको भूलना मत, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं इसको। अब इसके भाई साहब नेपच्यून के बाद में यहां पाई जाती है कुइपर बेल्ट, ये भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम कुइपर बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई साहब? एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड वो होते हैं ना तो प्लेनेट है और ना ही कॉमेट है, कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु, प्लेनेट तो आपको समझ आ गए होंगे ना, प्लेनेट ये होते हैं, और जो कॉमेट होते हैं, कॉमेट क्या होता है? कॉमेट भाई साहब डस्ट और आइस का मिक्सर होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। कॉमेट क्या होता है? आइस और डस्ट का मिक्सर होता है। जब वो ट्रेवल करते हैं ना बहुत ज्यादा स्पीड से सन के पास होकर निकलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखना, सन के पास से निकलते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन से, तो एक टेल बनती है यानी कि पूंछ बनती है, तो वो कॉमेट्स की दिखते हैं, इनको हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं, याद रखना। अब वो अब यहाँ पे क्या है, तो आपका प्लूटो हो गया, आपका हाउमेया हो गया, आपका ऑर्कस हो गया, ये सारे के सारे डॉर्फ प्लैनेट यहाँ पाए जाते हैं। इसके अंदर सीरस पाया जाता है, ये बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से याद रखिएगा। अगर मैं आपसे फर्दर इसमें और डिस्कशन करूं तो देखिए डिस्कशन तो इतना है कि इसमें हम 1 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का टाइम नहीं है, ये आपको जियोग्राफी क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर हो गया नंबर 1, सबसे छोटा मरकरी हो गया, सबसे गर्म वीनस हो गया, हॉट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, सबसे हॉटेस्ट तो भाई ये होना चाहिए ना, मरकरी। वीनस क्यों होगा भाई साहब? वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना बहुत ज्यादा थिक है, जो सन की हीट आती है वो ट्रैप हो जाती है और वो निकल नहीं पाती है, दैट्स व्हाई इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अर्थ को भाई साहब ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो भाई साहब ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं हम यूरेनस को, ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। अर्थ का ट्विन मरकरी और वीनस, मतलब मरकरी और वीनस, अर्थ मार्स। अर्थ का ट्विन किसे बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी।
इनको क्या बोलते हैं, सॉलिड प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड प्लेनेट बोलते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, मतलब जिन पे सॉलिड है। इनको हम गैसियस प्लेनेट या फिर जोबियन प्लेनेट भी बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आए एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पाई जाती है, तो भाई साहब मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। याद रखना बिल्कुल अच्छे से, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारी वीडियो का अंत। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपना जो भी फीडबैक है नीचे डिस्क्रिप्शन में देना मत भूलिएगा। कमेंट करिए, बताइए हमें। और पीडीएफ के लिए जैसा मैंने आपको बताया, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए या फिर आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।